नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम सब एक ऐसी अविश्वसनीय यात्रा पर निकलने वाले हैं जो दुनिया के सबसे महान और प्राचीन ज्ञान केंद्रों में से एक के उत्थान, पतन और उसके पुनर्जन्म की कहानी बयां करती है। ये सिर्फ ईंट और पत्थरों का इतिहास नहीं है, बल्कि ये मानव जाति के बौद्धिक विकास का एक ऐसा अध्याय है जिसे सदियों तक दुनिया के कोने-कोने में महसूस किया गया। चलिए इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो सच में हैरान कर देने वाला है। 90 लाख, जी हाँ, 90 लाख प्राचीन किताबों और पांडुलिपियों का अचानक क्या हुआ? आज हम 1500 साल पुरानी एक ऐसी संस्था के रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जो जब जलाई गई तो लगातार 3 महीने तक धधकती रही। इस विनाश के पीछे का सच क्या था और वहां कौन सा ज्ञान छिपा था, ये जानना बेहद रोमांचक है। तो पहला भाग, दुनिया का सबसे पहला वैश्विक विश्वविद्यालय। ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड जैसी आधुनिक संस्थाओं का तो वजूद भी नहीं था। तब भारत ग्लोबल एजुकेशन का चमकता हुआ सितारा था। इस कालचक्र को देखिए। 427 ईस्वी में गुप्त वंश के सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने इसकी नींव रखी। 7वीं सदी तक आते आते चीनी विद्वान हुएनसांग के समय इसने अपना स्वर्ण युग देखा। फिर 1193 में वो भयानक विनाश और आखिरकार 2014 में इसका आधुनिक रूप में पुनर्जन्म। ये टाइमलाइन सच में अकल्पनीय है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? प्राचीन नालंदा का स्केल आज के किसी भी बड़े विश्वविद्यालय से कई ज्यादा विशाल था। चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत और फारस जैसे दूर दराज के देशों से विद्वान यहाँ पढ़ने आते थे, और वो भी एकदम मुफ्त। बिल्कुल 100% फ्री एजुकेशन। ये उस दौर का एक सच्चा इंटरनेशनल हब था। अब सवाल ये उठता है कि बिना कोई फीस लिए इतना विशाल आवासीय विश्वविद्यालय आखिर चलता कैसे था? इसका जवाब है ये नंबर 200। आसपास के 200 गांवों से मिलने वाले टैक्स और कृषि उत्पादों से इस पूरी व्यवस्था को सस्टेनेबल तरीके से चलाया जाता था। मतलब उस दौर के राजाओं ने इस ज्ञान के मंदिर में कभी भी संसाधनों की कोई कमी नहीं होने दी। आइए अब दूसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं, ज्ञान का स्वर्ण युग। चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि वहां शैक्षणिक जीवन कैसा होता था। चीनी विद्वान हुएनसांग जैसे लोग 10,000 मील का सफर पैदल तय करके यहाँ आए थे, लेकिन एडमिशन पाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। यहाँ के द्वारपाल इतने बड़े विद्वान होते थे कि वो प्रवेश द्वार पर ही एक बेहद कठिन मौखिक परीक्षा लेते थे, और सिर्फ 20 से 30% लोग इसे पास कर पाते थे। सिर्फ और सिर्फ सबसे ब्रिलियंट माइंड्स को ही अंदर जाने का मौका मिलता था। एक बार अंदर आ गए तो जो सिलेबस मिलता था वो कमाल का डाइवर्स और ओपन माइंडेड था। सिर्फ धार्मिक शिक्षा ही नहीं, बल्कि खगोल विज्ञान, भौतिकी, गणित, आयुर्वेद और तर्कशास्त्र जैसे विषय भी पढ़ाए जाते थे। जरा सोचिए, महान गणितज्ञ आर्यभट्ट, जिन्होंने दुनिया को शून्य का सिद्धांत दिया, वो खुद इस संस्था के प्रमुख रह चुके थे। ये सोच अपने समय से सदियों आगे की थी। कैंपस की आबादी की बात करें तो एक ही समय में परिसर में 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक एक साथ रहते थे। इसका मतलब है टीचर और स्टूडेंट का अनुपात 1:5 था। आज के टॉप क्लास विश्वविद्यालयों में भी ऐसा रेशियो मुश्किल से ही मिलता है। इसी वजह से हर छात्र को व्यक्तिगत मार्गदर्शन मिलता था और दिन रात गहन वैचारिक बहसें होती थीं। अब बात करते हैं तीसरे भाग की, धर्मगंज, वो विशाल पुस्तकालय। ये यकीनन इस विश्वविद्यालय का दिल था, एक ऐसी जगह जिसने मानव ज्ञान की अकल्पनीय दौलत को अपने अंदर समेट कर रखा था। इस लाइब्रेरी का नाम था धर्मगंज, जिसका मतलब है सत्य का पर्वत। ये सिर्फ कोई साधारण बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि हस्तलिखित विचारों, शोधों और विज्ञान का एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम था। ये पुस्तकालय 3 विशाल इमारतों में बटा हुआ था, रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। इनमें से रत्नोदधि का तो क्या ही कहना, ये इमारत 9 मंजिल ऊंची थी। जरा कल्पना कीजिए, प्राचीन काल में 9 मंजिल की एक इमारत जो पूरी तरह से लाखों किताबों और पांडुलिपियों से खचाखच भरी हुई थी। ये वास्तुकला और शिक्षा के प्रति समर्पण का एक शानदार नमूना था। इसके विशाल आकार का अंदाजा बस इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब हुएनसांग चीन वापस लौट रहे थे तो वो अपने साथ केवल 657 पांडुलिपियां ले गए थे, और सिर्फ उन 657 किताबों को ले जाने के लिए 20 घोड़ों के कारवां की जरूरत पड़ी थी। अब जरा इमेजिन कीजिए कि 90 लाख प्राचीन ग्रंथों का कुल वजन और साइज कितना विशाल रहा होगा।
बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला। दुर्भाग्य से अब हम चौथे भाग पर आते हैं, 12वीं शताब्दी का दुखद विनाश। करीब 800 सालों तक दुनिया भर में ज्ञान का प्रकाश फैलाने के बाद एक बेहद दुखद अंत का समय आया। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 1193 में तुर्क अफगान सेनापति बख्तियार खिलजी ने लगभग 200 घुड़सवारों की एक सैन्य टुकड़ी के साथ नालंदा पर अचानक हमला कर दिया। उस वक्त वो बंगाल और बिहार में अपना मिलिट्री कंट्रोल बढ़ा रहा था और स्थानीय मठों को अपना निशाना बना रहा था। इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने तबकाते नासिरी में इस हमले का जो वर्णन किया है वो दिल दहला देने वाला है। निहत्थे भिक्षुओं और विद्वानों की हत्या कर दी गई। एक पॉपुलर ऐतिहासिक कथा ये भी कहती है कि खिलजी किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा था जिसे उसके हकीम ठीक नहीं कर पाए, लेकिन जब नालंदा के एक आयुर्वेद विद्वान ने उसे ठीक कर दिया तो उस ज्ञान की श्रेष्ठता से वो चौंक गया और असुरक्षा व ईर्ष्या की भावना में आकर उसने इस पूरे संस्थान को ही नष्ट करने का आदेश दे दिया। इस विनाश को शब्दों में बयां करना सच में मुश्किल है। कहा जाता है कि पुस्तकालय में लगाई गई आग इतनी भयंकर थी कि वो लगातार 3 महीने तक जलती रही। आसमान हफ्तों तक काले धुएं से ढका रहा और इतनी ज्यादा गर्मी पैदा हुई कि आसपास के जल स्रोत तक उबलने लगे। मानव सभ्यता के ज्ञान का एक पूरा का पूरा महासागर राख के ढेर में बदल गया। और इससे हम पहुंचते हैं 5वें भाग पर, वैश्विक ज्ञान की हानि। और ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि इस एक घटना का मानव इतिहास पर कितना विनाशकारी प्रभाव पड़ा। एक तरफ वो लाखों ग्रंथ थे जिनमें सदियों का गणित, चिकित्सा और ब्रह्मांड का ज्ञान छिपा था, जो हमेशा के लिए जल गए। और दूसरी तरफ सिर्फ वो मुट्ठी भर पांडुलिपियां थीं जिन्हें कुछ भागते हुए भिक्षुओं ने किसी तरह बचा लिया था। सोचकर देखिए, इस घटना ने इंसानियत को ज्ञान के मामले में कितना पीछे धकेल दिया। लेकिन कहते हैं ना, ज्ञान को कभी पूरी तरह से मिटाया नहीं जा सकता। जो भिक्षु और विद्वान बच गए वो तिब्बत और पूर्वी एशिया की ओर निकल गए। धर्मस्वामिन जैसे तिब्बती भिक्षुओं ने इन खंडहरों का पूरा दस्तावेजीकरण किया। इन्हीं भागते हुए स्कॉलर्स की बदौलत नालंदा की ज्ञान परंपरा के कुछ अंश एशिया के दूसरे हिस्सों में जिंदा रहे। अब आते हैं हमारे आखिरी अध्याय पर, छठा भाग, आधुनिक नालंदा का पुनरुद्धार। 1193 की उस राख से लेकर 21वीं सदी तक का ये सफर किसी चमत्कार से कम नहीं है। सदियों तक मिट्टी में दबे रहने के बाद साल 2006 में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इसे एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में फिर से बनाने का विजन दुनिया के सामने रखा। ईस्ट एशिया समिट के सपोर्ट और संसद के एक एक्ट के जरिए ज्ञान और रेजिलियंस के इस प्रतीक को फिर से खड़ा करने की ग्लोबल कोशिश शुरू हुई। आज का नया नालंदा वास्तुकला और सोच का एक कमाल का कॉम्बिनेशन है। जहां प्राचीन परिसर ईंटों से बना था और एग्रीकल्चर पर निर्भर था, वहीं 2014 में खुला नया परिसर 455 एकड़ में फैला एक नेट जीरो ग्रीन कैंपस है, जो पूरी तरह से सोलर एनर्जी पर चलता है। यह इकोलॉजी, इतिहास और फिलॉसफी की पढ़ाई के साथ साथ जीरो कार्बन फुटप्रिंट मेंटेन करते हुए अपने गौरवशाली अतीत को सच्ची श्रद्धांजलि देता है। इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। आज की इस बटी हुई दुनिया में क्या प्राचीन नालंदा की वो भावना, जहां बिना किसी भेदभाव के सिर्फ ज्ञान की खोज के लिए लोग एक साथ आते थे, हमें फिर से एक कर सकती है? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इमारतें तोड़ी जा सकती हैं, किताबें जलाई जा सकती हैं, लेकिन सत्य और ज्ञान की खोज को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। ऐसे ही और दिलचस्प विश्लेषणों के लिए हमारे साथ बने रहें।